नमस्कार। कल लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे ग्राफों की संक्रियाओं पर, जिसमें अपन ने ग्राफों का यूनियन मतलब संघ, फिर इसके बाद में सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन, इनकी बात की थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो इस गुणा है एक तो ग्राफों का, एक ग्राफों का वलय योग, और इसके साथ साथ एक नाम आता है असंयुक्त ग्राफ। इससे पहले अपन लेते हैं असंयुक्त ग्राफ। असंयुक्त ग्राफ किसे कहते हैं? असंयुक्त ग्राफ पहले वो बात करें अपन। यदि दो ग्राफ, कोई भी दो ग्राफ लेते हैं अपन, कि यदि दो ग्राफ G1 ले लिया एक तो, जिसको अपन ने डिनोट किया V1 E1 से, तथा G2 जिसको डिनोट किया अपन ने V2 E2 से, हो तो ये दोनों जो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ असंयुक्त ग्राफ कहलाते हैं। तो ये दोनों असंयुक्त ग्राफ कहलाते हैं। असंयुक्त ग्राफ कहलाते हैं। कब कहलाते हैं असंयुक्त ग्राफ? यदि V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल 5, मतलब कि अगर इन दोनों ग्राफों के शीर्षों में कोई भी शीर्ष अगर उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो दोनों ग्राफ हैं G1 और G2, ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या कहलाएंगे? असंयुक्त ग्राफ कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने एक ग्राफ लिया, ये कोई कोर है, यहाँ लिया V1, V2 और V3, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ और ले लेते हैं अपन, जैसे इस प्रकार से ले लिया, इसका नाम हो गया U1, U2, U3 और U4। अब दोनों ग्राफों में अगर देखें, अगर दोनों ग्राफों में एक भी शीर्ष अगर कॉमन नहीं है, यहाँ ले लिया जैसे V4, अगर इसमें एक भी शीर्ष अगर कॉमन नहीं है, कॉमन मतलब V1, V2, V3, V4 है, और इसमें U1, U2, U3, U4 है, अगर एक भी शीर्ष कॉमन नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में अपन इनको क्या कहेंगे? असंयुक्त ग्राफ कहेंगे। तो असंयुक्त ग्राफ में क्या होता है कि दोनों ग्राफों के शीर्षों में एक भी शीर्ष कॉमन नहीं होता। उन दोनों ग्राफों को क्या बोला जाता है? असंयुक्त ग्राफ कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन दो ग्राफों का वलय योग। दो ग्राफों का वलय योग, दो ग्राफों का वलय योग क्या होता है? दो ग्राफों का वलय योग, यदि दो ग्राफ, कोई दो ग्राफ लेके चलें अपन, एक तो G1 इज इक्वल V1 E1 तथा G2 इज इक्वल V2 E2 हो, तो दोनों ग्राफों का वलय योग, दोनों ग्राफों का वलय योग, इन दोनों ग्राफों का वलय योग ग्राफ G बराबर VE होता है, जहां V बराबर V1 यूनियन V2 होता है, तथा E जो है, E है ये उन कोरों का समुच्चय है जो या तो V1 में मौजूद, G1 में मौजूद है या G2 में मौजूद है, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो आप V का तो ध्यान में रखें कि V बराबर V1 यूनियन V2, कि V1 और V2 का जो यूनियन है वो तो आ जाएगा कौन?
V में, मतलब सारे के सारे V1 के और V2 के जितने शीर्ष हैं वो सारे मिलाकर जो समुच्चय बनता है वो तो क्या बना देगा V। लेकिन E में क्या होगा, E उन कोरों का समुच्चय है जहां E तथा E उन कोरों का समुच्चय है, उन कोरों का समुच्चय है। कौन सी कोरों का, जो या तो G1 में है या G2 में है, परंतु दोनों में नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, परंतु दोनों में नहीं है। इसका मतलब ई में आपको उन कोरों को ही शामिल करना है जो या तो केवल G1 में मौजूद हो या केवल G2 में मौजूद हो, लेकिन जो दोनों में कॉमन हो उसको इसमें शामिल नहीं करना है अपने को। तो ये अपने पास में क्या आया, ये आ गया अपने पास है दोनों ग्राफों का वलय योग या दो ग्राफों का वलय योग। अब इसे दर्शाते कैसे हैं, तो इसे G प्लस नोड या G1 प्लस नोड G2 से दर्शाते हैं। अर्थात ये जो अपने पास में नया ग्राफ जो बनेगा वो आएगा G बराबर G1 प्लस नोड G2। ये इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। तो दो ग्राफों के वलय योग में क्या करेंगे, दो ग्राफों का वलय योग जो नया ग्राफ होता है उसका जो शीर्षों का समुच्चय होता है वो तो होता है V1 यूनियन V2, और जो कोरों का समुच्चय होगा, कोरों के समुच्चय में किन को शामिल करना अपने को, तो कोरों के समुच्चय में अपने को शामिल करना है जो कोर या तो G1 में शामिल है या G2 में शामिल है, लेकिन जो दोनों में शामिल हो उसको इसमें शामिल नहीं करना। और इसको दर्शाया जाता है G1 प्लस नोड G2 से, अर्थात G इज इक्वल G1 प्लस नोड G2 के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें अपन, जैसे अपने पास में कोई समुच्चय दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो अपने पास में, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया गया है, ये हो गया अपने पास V1 V2 V3 V4 और V5। ओके, इसकी कोरों के समुच्चय की बात करें तो E1 E2, ये हो गया E3 E4 E5 और E6। ऐसे ही दूसरा ग्राफ दे रखा है, V2 V5 V1 V3 V6, ये दे रखी है अपने पास में भुजा E3 E8 E7 E2 E9 E10 E11 E5। ठीक है, ये सभी भुजाओं के नाम आ गए। अब इसमें इन दोनों का वलय योग ज्ञात करना अपने को, तो वलय योग G बराबर G प्लस नोड या G1 प्लस नोड G2। ये तो जैसे हो गया G1 और ये हो गया G2। अब G1 और G2 में अगर देखें तो G1 प्लस नोड G2 होगा, और G1 प्लस नोड G2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, VE। अब जहाँ V बराबर होता है V1 यूनियन V2। अब V1 और V2 का यूनियन निकालना है, तो V1 और V2 का यूनियन, तो V1 का मान क्या है अपने पास में, देखो V1 में V1 V2 V3 V4 V5 यहाँ तक के हैं, और V2 के अंदर V1 V2 V3 V4 इसमें नहीं है, V5 है V6 है। ठीक है, तो क्या बनाएगा यहाँ से V1 V2 V3 V4 V5 और V6। ये तो आ गया अपने पास में V का मान। और E का मान की अगर बात करें तो E देखो,
ई है कोरों का समुच्चय, और कोरों का समुच्चय है तो कोरों के समुच्चय में क्या करना अपने को, तो इसको अपन दर्शा सकते हैं। देखो E1 यहाँ ई की अगर बात करें, कॉमन जो होता है उसको हटा देना है केवल अपने को, तो हम समुच्चय के तौर पे देखें तो समुच्चय के तौर पर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है E1 सम्मित अंतर जो होता है ना डेल्टा, जिसको दर्शाते हैं अपन डेल्टा इस प्रकार से, E1 डेल्टा E2। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई दो समुच्चय होते हैं, एक E1 है और एक E2 है, इसके सम्मित अंतर में क्या होता है, जो कॉमन रहता है वो शामिल नहीं होता, ये शामिल नहीं होगा, बाकी ये शामिल हो जाएगा और ये शामिल हो जाएगा। और यही बात इसमें कह रहा है कि जो दोनों में कॉमन कोरें होगी वो इसमें शामिल नहीं होगी, बाकी जो कोरें हैं वो इसमें शामिल हो जाएगी। इसको बोलते हैं सम्मित अंतर, समुच्चयों का सम्मित अंतर होता है ये। E1 डेल्टा E2 इज इक्वल क्या क्या आ जाएगा, देखो E1 इसमें है, इसमें नहीं है तो E1 शामिल होगा। E2 दोनों में कॉमन है तो E2 इसमें शामिल नहीं होगा। E3 दोनों में कॉमन है इसलिए शामिल नहीं होगा। E4 तो E4 नहीं है इसके अंदर, E4 आ गया। फिर इसके बाद में E5 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी शामिल नहीं होगा। E6 तो E6 केवल इसमें है नहीं है तो E6 आ जाएगा। फिर E7 फिर इसके बाद E8 E9 E10 और E11 ये अपने पास में आ जाएगा, इसका E आ जाएगा। तो ये दो ग्राफों का वलय योग होता है, जिसमें जो नया ग्राफ बनता है उसमें जो शीर्षों का समुच्चय होता है V, उसमें तो V1 यूनियन V2, V1 और V2 के जितने भी शीर्ष हैं वो सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो कोरों का समुच्चय बनेगा E, इस कोरों के समुच्चय में E1 डेल्टा E2 मतलब E1 और E2 का सम्मित अंतर वाला रूप बनेगा। सम्मित अंतर का मतलब है कि जो E1 में है वो शामिल होगा, E2 में है वो शामिल होगा, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात करते हैं, दो ग्राफों का वलय योग ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन पूरक ग्राफ की। ये दो ग्राफों का वलय योग था। इसके बाद आता है पूरक ग्राफ। अब आपने समुच्चयों के अंदर देखा है पूरक की कंडीशन समुच्चय में क्या देखा है अपने, कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से कोई एक समुच्चय लेके चलते हैं अपन A, कोई भी समुच्चय लेते हैं A, उसका पूरक अपन दर्शाते हैं किससे, A डैश के द्वारा। अब A डैश के द्वारा अगर उसके पूरक को दर्शाया जा रहा है तो A डैश में कौन से अवयव आते हैं, A डैश में वो अवयव शामिल होते हैं जो A में नहीं होते। यूनिवर्सल सेट के वो अवयव आते हैं जो A में नहीं होते, मतलब जो A में आ गए उनको तो छोड़ दो, बाकी का जो बचा हुआ है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, A डैश में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से पूरक ग्राफ में भी ऐसा क्या लिख सकते हैं अपन इसके अकॉर्डिंग, पूरक ग्राफ। पूरक ग्राफ में क्या आएगा, यदि कोई ग्राफ z बराबर VE हो तो इसका पूरक ग्राफ G बार से दर्शाया जाता है कि इसका जो पूरक ग्राफ है वो किससे दर्शाया जाएगा, G बार से दर्शाया जाता है, जहां G बार बराबर क्या लिखेंगे, G बार बराबर V और E जो आएगा, E कोरों का समुच्चय है तो E कोरों का समुच्चय इसका आ रहा है, इसलिए मैं इस E को E डैश लगा देता हूं एक बार के लिए। ये E डैश क्या है, अब यहाँ V क्या है और E डैश क्या है उनके बारे में बात करें अपन, कि यहाँ V बराबर वही शीर्षों का समुच्चय है, शीर्षों का समुच्चय जो
G में है, कि वही शीर्षों का समुच्चय है जो G में शामिल होता है। V का मतलब वही शीर्षों का समुच्चय है जो G के अंदर है। तो G के जितने भी शीर्ष हैं वो सारे के सारे G बार में शामिल होंगे। लेकिन E बार या E डैश की बात करें अपन, E डैश क्या है? ये उन कोरों का समुच्चय है, यह उन कोरों का समुच्चय है, उन कोरों का समुच्चय है जो G में शामिल नहीं है, G में शामिल नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? कि यह उन कोरों का समुच्चय बनेगा जो G के अंदर शामिल नहीं है। मतलब जो G में आ चुकी है, जो कोरे G में बन चुकी है, जिन शीर्षों के बीच में G के अंदर कोरे आ चुकी है, उनको छोड़कर बाकी ये जितने के साथ में अपन कोरे बनाएंगे वो सारा का सारा किस में आएगा? E डैश में आएगा। अर्थात G में शामिल होने वाले या G में जिन शीर्षों के मध्य कोर उपस्थित है, कोर है, उनको छोड़कर शेष सभी शीर्षों में कोरे, शेष सभी शीर्षों के मध्य कोर का समुच्चय, कि जो G में शामिल हो रही है, जो जिन शीर्षों के मध्य कोर उपस्थित है G में, उनको छोड़कर शेष सभी शीर्षों के मध्य कोर का समुच्चय। अब बाकी के जितने भी शीर्ष बचे हुए हैं उनके बीच में क्या लगाते थे अपन? एक नई कोर बना लेते हैं, जिनके बीच में उपस्थित नहीं थी। अब उनके बीच में कोरे बना लेंगे अपन, और कोरे बनाकर क्या बनाएंगे? उसका एक समुच्चय बनाएंगे। तो किसी का पूरक ग्राफ अगर ज्ञात करना हो तो एग्जाम्पल अगर देखें अपन पूरक ग्राफ के लिए, जैसे दे रखा है अपने को, एग्जाम्पल लें इसका। एक ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, यहाँ दे रखा है V1, यहाँ दे रखा है V2, ये V3, फिर V4 और V5। ठीक है, एक यहाँ से दे रखी है, एक रेखा यहाँ से है ग्रह, और इसी प्रकार से यहाँ पे एक यहाँ से है और एक यहाँ से है, ये इस प्रकार से हैं। अब इसका पूरक ग्राफ अपने को ज्ञात करना है। ये G है, ये क्या है? G। अब इसका G बार ज्ञात करना है, तो इसका G बार कैसे ज्ञात करेंगे? तो G बार ज्ञात करने के लिए G बार का जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखो, ये 5 शीर्ष हैं, ये पांचों के पांचों शीर्ष इसमें भी शामिल होंगे, G बार में भी शामिल होंगे। तो पांचों के पांचों शीर्षों को G बार में शामिल कर देंगे। यहाँ V1 आ गया, फिर इस जगह V2 आ गया, फिर यहाँ लिया अपन ने V3, ऐसे यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने? V4, सॉरी यहाँ पे V4 है, यहाँ आ जाएगा अपने पास में इसका V3, और यहाँ आ जाएगा V5। कर लिया शामिल। अब देखो, V1 से V2 के मध्य कोर थी, तो V1 से V2 के मध्य इसमें कोर नहीं लेनी है अपने को, जो कोर इसमें शामिल हो गई वो नहीं लेनी। अब V1 से और किसी पे कोर थी क्या? नहीं थी, तो हम इसमें इसे शामिल करेंगे। तो V1 से V2 के मध्य थी कोर, इसलिए नहीं करेंगे। V1 से V4 के मध्य नहीं थी, इसलिए ले लेंगे। ऐसे V1 से V3 के मध्य भी नहीं थी, वो भी शामिल करेंगे। और V1 से V5 के मध्य भी नहीं थी, और इसको भी शामिल कर लेंगे। हो गया। फिर इसके बाद में V2 का नंबर लेते हैं। V2 से देखो V3 पर कोर है, तो इसमें शामिल नहीं करेंगे। V2 से V4 के मध्य कोर है, वो भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन V2 से V5 के मध्य कोर नहीं थी,
तो इसको इसमें शामिल करेंगे, V2 से V5 के मध्य कोर शामिल हो जाएगी। ठीक है, V3 का देखें तो V3 में देखो V3 का V2 के साथ है और V5 के साथ में, एक तो V4 के साथ में नहीं और एक V1 के साथ में नहीं है, तो V1 के साथ में ले, तो V1 के साथ में तो आ चुकी, एक बचा V4 के साथ में, तो V4 के साथ में ले लेते हैं, इसकी एक और आ जाएगी किसके साथ, V4 के साथ में आ जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब और V3 का V4 का, तो V4 का देखो V2 के साथ में और V5 के साथ में, एक तो V3 के साथ में नहीं और एक V1 के साथ में नहीं है, तो V3 के साथ में और V1 के साथ में दोनों के मध्य कोर आ चुकी है। V5 का V3 और V4 के साथ में रिलेशन है, तो यहाँ V4 और V3 के साथ में नहीं लेना अपने को, बाकी रही बात V2 के साथ में और V1 के साथ में, तो V2 के साथ में और V1 के साथ में कोर आ चुकी। तो ये जो नया ग्राफ आया है वो नया ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका Z बार हो जाएगा। इसे इसका क्या कहेंगे अपन, पूरक ग्राफ कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका पूरक ग्राफ ज्ञात करते हैं। अब इस पूरक ग्राफ के कुछ गुणधर्म है, इसकी विशेषताएं अगर अपन देखें तो वो क्या होती है, इसकी विशेषताएं पूरक ग्राफ की। ये Z है और ये है Z बार। ठीक है, पूरक ग्राफ है। अब देखो V1 है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, V1 है। इस V1 के अंदर इसकी कोटि कितनी है, 1, इसकी कोटि कितनी है, 3, भाई 1 2 3, इसकी कोटि 2, इसकी भी कोटि 2 और इसकी भी कोटि 2। इनमें देखें इसकी कोटि कितनी है, V1 की कोटि, तो V1 की देखो 1 है यहाँ पे, इसकी कोटि कितनी आई, 4, सॉरी 1 2 3, इसकी कोटि आ गई 3, भाई इसकी कोटि कितनी है, 3। फिर इसके बाद में इसकी कोटि कितनी है, यहाँ पे इसकी कोटि 3 थी, अब यहाँ इसकी कोटि कितनी आ रही है, 1, इसकी कोटि कितनी है, 2, जबकि यहाँ भी कितनी थी, यहाँ भी 2 थी और यहाँ भी 2 ही आ रही है। तो V4 की जो कोटि आ रही है, V4 की कोटि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ऐसे V5 की कोटि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। V3 की कोटि, तो V3 की कोटि यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, अब बात करें अपन इसके गुणधर्मों की, कि G तथा G बार या G और G बार दोनों मिलकर G यूनियन G बार, G यूनियन G बार, G और G बार का यूनियन, G यूनियन G बार एक पूर्ण ग्राफ, क्या बना रहे हैं, पूर्ण ग्राफ बनाते हैं, कि G यूनियन G बार एक पूर्ण ग्राफ बनाते हैं। ये दोनों जो है वो एक पूर्ण ग्राफ बनाते हैं। फिर इसके बाद में देखो पूर्ण ग्राफ कैसे, कोई भी शीर्ष है उस शीर्ष से सभी शीर्षों पर एक कोर अवश्य मौजूद हो जाएगी जब दोनों को अपन एक साथ कंबाइन करेंगे। G यूनियन G बार को जब एक साथ कंबाइन करोगे, दोनों को मिलाओगे, तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में प्रत्येक शीर्ष से प्रत्येक शीर्ष पर एक नई कोर मौजूद होगी और उसको अपन G यूनियन G बार को क्या कह सकते हैं, n शीर्ष वाला या G यूनियन G बार एक पूर्ण ग्राफ बनाते हैं। अर्थात किसको, KN, n शीर्ष वाला पूर्ण ग्राफ क्या होता है, KN बराबर G यूनियन G बार, पूर्ण ग्राफ बनाते हैं दोनों मिलकर। इसके बाद सेकंड गुणधर्म देखें इसका, कि यदि किसी ग्राफ G में अगर कोई शीर्ष है, कोई भी V1 V2 V3 कोई भी हो सकता है, यदि ग्राफ G में किसी शीर्ष V की कोटि, किसी शीर्ष V की कोटि, कोई भी शीर्ष हो सकता है, चाहे तो आप इसको VI कह सकते हैं, VI का मतलब V1 V2 V3 कोई भी हो सकता है, कि किसी शीर्ष VI की कोटि R हो, तो अगर कोई शीर्ष है किसके अंदर, G में, ग्राफ G में किसी शीर्ष VI की कोटि यदि R हो, तो
इसके पूरक ग्राफ में, इसके पूरक ग्राफ जी बार में इसी शीर्ष की कोटि, इसी शीर्ष वी आई की कोटि कितनी होती है? इसके शीर्ष वी जी बार में इसी शीर्ष वी आई की कोटि जो होगी वो होती है एन माइनस आर माइनस वन के बराबर, एन माइनस आर माइनस वन होती है। चेक कर लें अपन, देखो यहाँ V1 की कोटि कितनी है? एक, शीर्ष कितने टोटल? 5। तो इसके पूरक ग्राफ में इसी शीर्ष V1 की जो कोटि है वो कितनी आनी चाहिए? तो 5 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 सूत्र में R का मान 1 है तो 5 माइनस 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 कितनी आई? 3। अब इस शीर्ष की यहाँ कोटि 3 है और यहाँ कोटि 1 है, तो क्या लिखेंगे? 5 माइनस 3 माइनस 1, तो 5 माइनस 4 बराबर 1 आ गया। इसमें V4 की कोटि 2 है और यहाँ भी V4 की कोटि 2 है, तो दोनों में 2 2 कैसे आए? तो 5 माइनस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 2। तो इस प्रकार से इसकी कोटि बनेगी। तो ग्राफ G में किसी शीर्ष VI की जो कोटि होती है वो VI की कोटि अगर R हो तो इसके पूरक ग्राफ G बार में इसी शीर्ष VI की जो कोटि होगी वो होती है n माइनस आर माइनस वन। फिर इसके बाद में देखें, अगर मान लो कोई पूर्ण ग्राफ है, पूर्ण ग्राफ, पूर्ण ग्राफ KN, n शीर्ष वाला कोई पूर्ण ग्राफ है, पूर्ण ग्राफ KN का पूरक ग्राफ, पूरक ग्राफ जिसको अपन क्या कह सकते हैं? KN बार कह सकते हैं कि इसका जो पूरक ग्राफ है KN बार वियुक्त शीर्षों वाला, वियुक्त शीर्षों वाला, वियुक्त शीर्षों वाला ग्राफ होता है। वियुक्त शीर्ष जानते हैं आप? ग्राफ होता है कि जिनके मध्य एक भी कोर उपस्थित नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? वियुक्त शीर्ष बोलते हैं। तो पूरा का पूरा ग्राफ, पूर्ण ग्राफ में क्या होता है कि सब शीर्षों से, सभी शीर्षों पर एक एक कोर मौजूद होती है। अगर उसका अपन पूरक निकाले तो हम उसका पूरक मतलब ऐसा कोई ग्राफ बनाएंगे जिसमें जो कोर जी में आ चुकी है वो जी बार में नहीं आई। अब KN में तो सारे के सारे सभी के मध्य आ रही है, इसलिए अपन यहाँ पे कोई भी कोर ऐसी बचेगी नहीं अपने पास में, और नहीं बचेगी तो वो कैसा होगा? बिल्कुल खाली होगा, एक भी कोर नहीं होगी, और एक भी कोर नहीं होगी तो वो कौन से शीर्षों वाला होगा? वियुक्त शीर्षों वाला एक ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। तो ये पूरक ग्राफ के कुछ गुणधर्म या कुछ पॉइंट थे कि जिसमें जी बार जो है वो दोनों मिलकर एक पूर्ण ग्राफ बनाते हैं। दूसरी बात, ग्राफ G में यदि किसी शीर्ष की कोटि VI हो तो इसके पूरक ग्राफ में G बार, जो इसका पूरक ग्राफ है, इसमें उसी शीर्ष की कोटि n माइनस आर माइनस वन होती है। ओके, ऐसे ही पूर्ण ग्राफ है कोई KN, तो उसका जो पूरक ग्राफ होता है KN बार, वो वियुक्त शीर्षों वाला एक ग्राफ होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी सरल ग्राफ G बराबर VE में n शीर्ष तथा E कोरे हैं। अच्छा प्रश्न है। दे रखा है कि यदि किसी सरल ग्राफ G बराबर VE में n शीर्ष हैं, यदि किसी सरल ग्राफ G बराबर VE में n शीर्ष तथा E कोरे हैं, n शीर्ष तथा E कोरे हैं, तब इसके पूरक ग्राफ, तब इसके पूरक ग्राफ G बार में कोरों की संख्या, कोरों की संख्या n इंटू n माइनस वन बटा 2 माइनस E होती है। सिद्ध करो। ठीक है, अब n इंटू n माइनस वन
-2 माइनस ई होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि जैसे कोई ग्राफ है जी, ओके, ग्राफ है जी, इसका पूरक ग्राफ जी बार। अब दोनों में शीर्षों की संख्या तो सेम ही होती है और शीर्षों की संख्या सेम होती है। रही बात पूरक ग्राफ में कोरों की, तो कोरों को अगर देखें तो जी और जी बार को अगर मिलाएं अपन, तो जी और जी बार को मिलाने पर एक पूर्ण ग्राफ बनता है। तो हम यही कहेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे इसका, हम जानते हैं कि Z यूनियन जी बार बराबर के एन। भाई जी यूनियन जी बार बराबर क्या हो गया, के एन। अब जी यूनियन जी बार का मान किसके बराबर है, के एन के, और के एन एक पूर्ण ग्राफ है। और पूर्ण ग्राफ में अगर देखा जाए तो पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि जो होती है वो कितनी होती है, n-1। अब अगर मान लो इसके अंदर जी के अंदर अगर n शीर्ष हैं तो जी बार के अंदर भी कितने होंगे, n शीर्ष, और इनका जो पूर्ण ग्राफ बनेगा उसमें भी तो कितने होंगे, n शीर्ष होंगे। अब n शीर्ष और एक शीर्ष की कोटि n-1 बनती है। तो यहाँ n शीर्षों की कोटियों का अगर योग देखूं मैं, जी और जी बार के कोटियों का योग अगर देखें तो दोनों की कोटियों का योग क्या हो जाएगा, n इंटू n-1। भाई n इंटू n-1, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल अपने पास में कोटियों का योग आ गया n इंटू n-1। ठीक है। अब n इंटू n-1 जो आया है वो kn का आया है, kn की कोटियों का योग आया है। अब kn की कोटियों में कौन कौन शामिल है, g की कोटियां भी शामिल है और g बार की कोटियां भी शामिल है। ओके, अब हमें पता है कि kn जो होता है, kn मतलब पूर्ण ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो उसमें जो शीर्षों की कोटियों का योग है वो कोरों की संख्या का 2 गुना होता है, कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। तो इस kn के अंदर जो शीर्षों की कोटियों का योग आया है वो इसमें उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होगा। अब कोरों की संख्या का अगर 2 गुना है तो 2 इंटू कोरों की संख्या जैसे भी जो भी है, अब इसकी कोरों की संख्या, तो कोरों की संख्या में यहाँ पे 2 प्रकार की कोरे शामिल है, एक तो जी की कोरे शामिल है और एक जी बार की कोरे शामिल है। तो दोनों की कोरे शामिल करके अपन क्या करेंगे, उसको कोरों की संख्या का 2 गुना करेंगे। तो शुरुआत करें, हम जानते हैं कि जी यूनियन जी बार इज इक्वल के एन, जहाँ के एन एक पूर्ण ग्राफ है, एक पूर्ण ग्राफ है, जहां के एन एक पूर्ण ग्राफ है जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि, जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी होती है, n-1 होती है। के एन एक पूर्ण ग्राफ है जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 होती है। अतः के एन में शीर्षों की कोटियों का योग, अब शीर्षों की कोटियों का योग क्या आ जाएगा यहाँ पे, n इंटू n-1। भाई n इंटू n-1। अब यहाँ g और g बार की बात करें, g और g बार में पहले इसमें ले लेते हैं अपन। हम जानते हैं कि किसी ग्राफ में शीर्षों की कोटियों का योग कोरों की संख्या का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। भाई यहाँ कोरों की संख्या का कितना गुना होता है, 2 गुना, अर्थात कोटियों का योग कितना आया हुआ है, n इंटू n-1 बराबर 2 इंटू कोरों की संख्या। ठीक है।
भाई 2 इंटू कोरों की संख्या। अब 2 इंटू कोरों की संख्या है। अब कोरों की संख्या में देखें तो जी और जी बार की दोनों की कोरे शामिल हैं। लिखेंगे यहाँ पे जी तथा जी बार दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, या दोनों भाई एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए, इसमें एक भी कोर कॉमन नहीं है इन दोनों के अंदर, और दोनों अलग अलग हैं। भाई दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग है, तो जी और जी बार दोनों ग्राफों में एक भी कोर उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, जिसमें नहीं है, तथा जी में कोरों की संख्या कितनी दे रखी है, ई है ना, जी में कोरों की संख्या ई है। तो माना जी बार में कोरों की संख्या ई बार हो, तो मान लेता हूं कि जी बार में कोरों की संख्या ई बार हो, तो कोरों की संख्या बराबर ई प्लस ई बार। भाई टोटल कोरों की संख्या या के एन में हो तो के एन में कोरों की संख्या क्या आ जाएगी, ई प्लस ई बार, और ई प्लस ई बार को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, अतः यहाँ लिख देता हूँ, अतः n इंटू एन माइनस वन बराबर ई 2 इंटू ई प्लस ई बार। 2 को इधर भेजेंगे तो ई प्लस ई बार इज इक्वल n इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ से केवल ई बार n माइनस वन बटे 2, क्योंकि 2 को यहाँ भेज दिया। ई बार का मान निकालें तो ई बार बराबर आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन बटा 2 माइनस ई। ये अपने पास इसके पूरक ग्राफ में कोरों की संख्या आ जाएगी कि जी बार में कोरों की संख्या n इंटू एन माइनस वन बटा 2 माइनस ई होती है, तो ये n इंटू एन माइनस वन बटा 2 माइनस ई आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके पूरक ग्राफ में कोरों की संख्या ज्ञात करेंगे। ओके, अब इसके आगे के जो संक्रियाएं हैं, जैसे 2 ग्राफों का गुणनफल है, फिर इसके बाद में उपग्राफ को लेंगे अपन, तो यह आगे के जो पॉइंट है वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।